आपके सपने देखने से कोई नहीं रोक रहा है, आपको उड़ने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन उड़ान और सपने अपने बल में देख के बनाने चाहिए कि आपका कितना बल है और आप किस तरह से उसको बेटर कर सकते हो अपने आप को। लर्निंग प्रोसेस, ग्रोइंग प्रोसेस, मैच्योरिटी, ये सब कुछ धीरे धीरे विद टाइम आता है। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत बार गिरोगे, बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट होगा, हार्ट ब्रेक होगा, हर्ट्स होगा, लॉसेस होंगे, सीवियर लॉसेस हो सकते हैं। फिर मे बी कि आपका किसी के साथ ट्रस्ट जो है वो खराब हो। तो देखिए, एक बार जब आपको बैड एक्सपीरियंस किसी से हो जाता है तो आप संभलना सीख जाते हो, एंड देन यू री-स्ट्रैटेजाइज योरसेल्फ, और फिर आप लोगों का चयन बहुत ही समझदारी से करते हो। बिल्कुल। सब बहुत ही द करियर टॉक के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जो जाने माने हेल्थ काउंसलर, सोशल एक्टिविस्ट और एक बेहतरीन डांसर है। सोमश्री मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। मैम, अगर शुरुआती जीवन की बात की जाए तो आपका बचपन कहाँ बीता, पढ़ाई कैसे हुई, उसके आगे की बातें कहाँ से शुरू होती है? देखिए, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, बिहार गवर्नमेंट में इंजीनियर थे मेरे फादर। तो जन्म तो मेरा पटना में ही हुआ है, बट पापा के साथ हम लोगों का हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता था, अलग अलग शहरों में रहे। प्राइमरी एजुकेशन मेरा माउंट कार्मल भागलपुर से हुआ, फिर कुछ साल भागलपुर में थे, फिर वहाँ से मेरे फादर IIT रुड़की शिफ्ट हो गए थे M.Tech के लिए, तो कुछ दिन वहाँ पढ़ाई की मैंने। लेकिन मेरा डांसिंग की जो एजुकेशन है, डांस एजुकेशन मेरा वहीं शुरू हुआ। तो डांस की बेसिक ट्रेनिंग मैंने नृत्य कला मंदिर से लिया, चंडीगढ़ से सर्टिफाइड था। तो रुड़की से मेरा डांस करियर शुरू हुआ और फिर कंटिन्यूड रहा। स्कूल और डांस और मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सब कॉमनली चल रहा था। और फिर फाइनली मैंने पटना से 10th किया, बेडी पब्लिक स्कूल से मेरा 10th हुआ, और फिर पटना वुमेंस कॉलेज से इंटरमीडिएट साइंस किए। फिर ग्रेजुएशन भी वहीं हुआ मेरा, BA इन इंग्लिश ऑनर्स विद सोशियोलॉजी फिलोसफी मेरे पेपर्स थे। और वहाँ पे वुमेंस कॉलेज में जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ हम लोगों को बहुत सारा ब्रेक्स मिला, नई नई चीज़ों को सीखने को अपॉर्चुनिटी भी मिला और नया नया एक्सपोजर्स भी मिला। उस ड्यूरेशन में सिस्टर कैरल के साथ हम लोग कम्युनिटी लिटरेसी एक्टिविटी कर रहे थे, जिसमें हम लोग गरीब बच्चों को, जो स्लम्स के बच्चे होते थे, उनको फ्री एजुकेशन देते थे। तो उस एजुकेशन प्रोसेस के मतलब उस ड्यूरेशन में मैंने एक्सप्लोर किया कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ, जो अप्रिशिएट करते थे कि तुम्हारा पढ़ाया हुआ बच्चा सब बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत सारे स्कूल्स में उनका सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद सिस्टर कैरल ने ही मुझे मोटिवेट किया कि तुम सोशल वर्क में करियर बनाओ, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन सोशल वर्क। मुझे पता नहीं था कि सोशल वर्क एज अ डिसिप्लिन पढ़ाई भी होती है। तो इट वाज न्यू फॉर मी, और पूरे फैमिली के लिए भी बहुत न्यू था, बहुत चैलेंजिंग था। मेरे पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन कुछ और था। वो लोग चाहते थे कि हम नॉर्मल कोर्स करके और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बने, इस तरह का। बट मेरा ओरिएंटेशन फिर सोशल वर्क की तरफ हुआ, तो फिर मैंने उस साल कुछ फॉर्म्स भरे, तो मेरा सिलेक्शन BHU में हो गया। तो मेरी आगे की पढ़ाई हायर एजुकेशन सब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है। वहाँ मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद फिर मैं MPhil करने चली गई थी CIP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री, काके। तो 2 साल मैंने वहाँ पे MPhil किया, फिर वापस BHU गई PhD करने के लिए 5 years। मीनवाइल मैं बीच बीच में टीचिंग भी करती रही, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को सोशल वर्क पढ़ाया। नेट क्लियर हुआ, UGC नेट क्लियर हो जाने से मेरे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि अब हम हायर स्टडीज़ के लिए मतलब परस्यू कर सकते थे। तो फिर हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद PhD सबमिशन के बाद से मैं पटना में हूँ। IJMS में मैंने ज्वाइन किया एज मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर। अभी मैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, और उसी बीच में मेरी शादी हुई, एक बच्ची हुई। तो बस लाइफ ऐसे ही चल रहा है। और जब मैं यहाँ आई, पटना में आई, तो मैंने देखा कि मेंटल हेल्थ को लेकर के लोगों के बीच में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। मेरा पूरा जो पढ़ाई है, जो हायर स्टडीज़ मेरा है, वो मेडिकल और साइकियाट्रिक सोशल वर्क की फील्ड में है। तो मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्क में हम लोगों को जिस तरह की ट्रेनिंग मिली, उससे जितना हेल्थ अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बेसिकली देखें, तो लोगों को फिजिकल हेल्थ के बारे में फिर भी जानकारी होती है, लेकिन मेंटल हेल्थ को लोग बहुत ही ज़्यादा स्टिग्मेटाइज्ड वे में लेते हैं। दे डोंट टॉक अबाउट इट, एंड बहुत ज़्यादा लोगों को मिथ्स भी है। और लोग डॉक्टर के पास या काउंसलर के पास जाने से पहले लोग फेथ हीलर्स के पास, या जो आपके गुरु होते हैं, या जो ओझा वगैरह होते हैं, उनके पास चले जाते हैं। तो ये एक बहुत डेंजरस चीज़ थी जो मैंने ऑब्जर्व की। दूसरे की बहुत सारा प्रॉब्लम्स है यूथ के बीच में, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि साइकियाट्रिक इलनेस होना चाहिए। नॉर्मल कॉमन इमोशनल एंड बिहेवियरल इश्यूज जो
यंगस्टर्स के बीच में या अलग अलग एज ग्रुप के बीच में, बच्चों के बीच में, या फिर जैसे डिजिटल एडिक्शन वगैरह या सब्सटेंस एडिक्शन, इस तरह की चीज़ों में मैंने देखा कि लोग हेल्प सीख करने नहीं आते, और जब वो हेल्प लेने नहीं आते हैं तो मर्ज बढ़ता जाता है। और ये प्रॉब्लम्स देखा क्या कि लोगों को सेफ स्पेस नहीं मिल रहा है जहाँ वो बात करें, उनको ये जानकारी नहीं कि काउंसलर अवेलेबल है, उनको काउंसलर के पास जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ज़्यादा कर अवेयरनेस कैंपेन्स किया। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ मैंने देखी कि यूथ्स का को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे बिहार इज़ वेरी रिच इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, अगर देखा जाए तो मिथिला पेंटिंग है, मंडला आर्ट है, मंजूषा आर्ट है, या अदर फॉर्म्स ऑफ स्केचिंग, फोटोग्राफी, कैलीग्राफी, आर्ट, म्यूज़िक, फोक कल्चर, एवरीथिंग। तो मैंने देखा कि अगर यहाँ पे हम लोग आर्ट थेरेपी को एज अ थेरेपेटिक इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है लोगों के बीच में। और इस पे हम लोगों ने कुछ छोटा मोटा एक्सपेरिमेंटेशन भी किया और वो बहुत अच्छा देखा गया उसका इम्पैक्ट यंगस्टर्स पे। जैसे मेरा तो जॉर्ज जो है वो क्लासिकल डांस है, तो मैंने क्लासिकल डांस और फोक को ज़्यादा फोकस किया। बनारस का आपने मैम जिक्र किया, आप बेहतरीन डांसर भी हैं, आपने बोला चंडीगढ़ से आपने डांस की ट्रेनिंग ली, तो डांस और बनारस, कला और बनारस हमेशा एक दूसरे का पूरक रहा है, तो क्या सहायता मिलती थी बनारस के माहौल? बहुत बिल्कुल मिलती थी। हर साल जैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक यूथ फेस्टिवल होता है, कल्चरल फेस्टिवल होता है, उसमें मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और वहाँ इतने मतलब प्रकांड विद्वान और पंडित हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग, और वहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक सेपरेट डिपार्टमेंट था। ऑन दो सारे प्राइजेस वही लोग स्वाइप करके ले जाते थे, लेकिन हम लोग उनसे सीखते बहुत कुछ थे। एक इवेंट नहीं छूटता था जहाँ हम लोग जाकर बैठते हो और अप्रिशिएट करते हो आर्ट को, और लोगों को देखते हो परफॉर्म करते हुए। बड़े बड़े गुरु आते थे, उनका वहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंस होता था, उनके डिसाइपल्स होते थे, तो वो हम लोग देखते थे और उससे बहुत प्रेरणा मिलती थी। बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली जहाँ पे हम लोग को भी अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिला, कुछ प्राइजेस भी मिले। वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत कोरियोग्राफी हम लोगों ने किया था जिसमें मैंने मधुशाला पे परफॉर्म किया था। हाँ, तो हाँ, हरिवंश राय बच्चन की जो वो मन्नाना की आवाज़ में है, हाँ, तो उस पर हम लोगों ने एक परफॉर्मेंस किया था जो बहुत ह्यूजली अप्रिशिएटेड हुआ था। और फिर उस साल जो है वो पूरे मीडिया में उसका कवरेज भी हुआ था। वो एक बहुत अच्छा उसको फिर मैंने इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल में भी परफॉर्म किया था। तो बनारस में अच्छा मौका मिला, एक्सपोजर मिला, नई चीज़ें हम लोगों ने सीखी। और इसमें कोई डाउट नहीं है, बनारस जो है वो मेरी नहीं, मेरा सेकंड होम है। वहाँ जाकर बहुत सुकून मिलता है, अलग ही माहौल है वहाँ। हाँ, अलग माहौल है। मैम अगर मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो बड़े शहरों में ठीक है, आदमी को मालूम होता है कि मेंटल हेल्थ क्या है, लेकिन अगर छोटे शहरों की बात की जाए तो वहाँ पे अभी भी एक मिथ है जी। पागल के तौर पे। अगर टू बी ऑनेस्ट बोला जाए तो बोला जाता है कि पागल है, ये है, वो है, डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। तो वो उस चीज़ को कैसे देखा जाए, रिकग्नाइज किया जाए? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। छोटे शहरों में आज लोग जहाँ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, लोग कम पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी मेंटल हेल्थ को जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे तो देखा ही नहीं जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ऐसे इश्यूज़ को दबा के रखा जाता है। लोग इसको बहुत ही शर्म हया या मिथ्स से जोड़ के कि किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा, घर परिवार में ऐसा कुछ है तो, या फिर बहुत लोग इसको ड्रामेबाजी भी बोल देते हैं कि वो ऐसा ही है, ड्रामेबाज है। ऐसा नहीं है, बातचीत करने की ज़रूरत है। और एक बृहद स्तर पे स्कूल्स, कॉलेजेस के करिकुलम में मेंटल हेल्थ को लेकर के भी एक चैप्टर होना चाहिए। जैसे हम लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं ना, साइकोलॉजी और साइकेट्री की पढ़ाई स्कूल बेसिस पर नहीं है कहीं भी साइंस में। तो अगर उसको ऐड कर दिया जाए मेंटल हेल्थ को, जैसे हम लोग कहते हैं ना वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, उसी तरीके से हम लोगों को मेंटल हेल्थ और ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को भी अगर हम ऐड कर दें स्कूल करिकुलम में और बचपन से उसके बारे में लोग जाने, तो कम से कम अपने मेंटल फैकल्टी के बारे में अवेयर रहेंगे। तो देखिए, एजुकेशन एकमात्र एक तरीका है जिससे हम लोग मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। और छोटे शहरों, बड़े शहरों, गांव हो, सभी जगह पे जहाँ मनुष्य है, जहाँ मतलब ह्यूमन बिहेवियर के उसके साथ ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन एनिमल्स का भी साइकोलॉजी होता है। ह्यूमन तो आप मतलब सोशल एनिमल है, ह्यूमन फैकल्टी को सबसे हाईएस्ट माना जाता है बाकी एनिमल किंगडम में। तो अगर देखा जाए तो जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ वहाँ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं।
आप कहीं भी देख लो, किसी घर में किसी महिला को कोई किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, माँ और बच्चे को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, बच्चों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, बुजुर्गों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, इससे हम लोगों को बहुत हद तक पता चल जाता है कि इस घर का जो, जिसको हम लोग संस्कार टर्म दे दें या रहन सहन दे दें या कल्चर दे दें, ये जो भी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, इन सब के कोर में एक साउंड मेंटल हेल्थ छुपा हुआ है। अगर आप मेंटली फिट हैं, मेंटल हेल्थ या इमोशनली आप मैच्योर हैं, आपका इमोशनल क्वोशंट हाई है, तो डेफिनेटली आप अपने सभी रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे और घर का माहौल ऐसा रखेंगे जो मतलब प्रोग्रेसिव हो। अगर महिला के साथ अब्यूज़ हो रहा है, बच्चों के साथ अब्यूज़ हो रहा है, बुजुर्गों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो अगर इस तरह का हम लोग कुछ भी करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं या जिस घरों में इस तरह की समस्या देखी जा रही है, उस घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिहेवियरल या मेंटल इशू है या फाइनेंशियल इशू है या सोशल इशू है, जो कि आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ को ट्रिगर कर रहा है और इस तरह से आपका बिहेवियर एग्जिबिट हो रहा है। मैम एक चीज़ निकल के आती है, बहुत बार ऐसा होता है एक्सेप्टेंस नहीं हो पाते लोगों में, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत बार होता है कि मालूम होता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेवल पे जाके एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। अगर एक नॉर्मल वे में बताया जाए, एक साइकेट्रिस्ट या काउंसलर के तौर पे चीज़ों को देखा जाए, तो सबसे इजी तरीका क्या है पता करने का कि हाँ इसकी ना थोड़ी मेंटल हेल्थ इशू है, ये है, इसको एड्रेस कैसे किया जाए? हाँ देखिए, ये पता चल जाता है, ह्यूमन बिहेवियर से पता चल जाता है। अगर आप किसी को माइन्यूटली वॉच कर रहे हैं, सडनली किसी के बिहेवियर में आप कुछ सडन चेंज देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई बहुत इरिटेबल रह रहा है, एग्रेसिव रह रहा है या विड्रॉन रह रहा है, सोशली विड्रॉन रह रहा है, लोगों से मिलजुल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, खुद में रह रहा है, तो देखिए दो तरह की पर्सनालिटीज़ होती है। एक होती है जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि कोई भी बात है तो वो बहुत दिन तक अपने अंदर दबा के नहीं रखेंगे, किसी न किसी को बता देंगे या बोल देंगे या अपने किसी बिहेवियर से उसको एक्सिबिट कर देंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बातों को छुपा के, दबा के, शर्म हया या जो भी कहिए, डर या फियर, या उनको ये फील होता है कि हम अगर किसी को बता देंगे, मेरा समस्या को जान जाएगा तो वो मेरा मजाक बनाएगा, मुझे जज करेगा, तो मतलब लोगों को सेफ स्पेस नहीं मिलता, तो लोग ऐसी बातों को छुपाते हैं। और इस क्रम में प्रॉब्लम्स जो है वो अगर आप सॉल्व अपने लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं तो वो और कॉम्प्लिकेट होकर बढ़ता चला जाता है, मल्टीप्लिकेट हो जाता है। तो आप जब भी हम लोग अपने आस पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में, नेबरहुड में, फैमिली में किसी के भी बिहेवियर में कुछ सडन चेंज देख रहे हैं या ऐसा देख रहे हैं कि कोई बहुत सैड रह रहा है, डिप्रेस रह रहा है, बात करते करते रोने लग रहा है, हंसते हंसते रोने लग रहा है, या मतलब खाना पीना सोना, ये जो उनका बायोलॉजिकल साइकिल है, जो रिदम है, वो गड़बड़ है, या काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, फोकस नहीं बन रहा, कंसंट्रेशन पुअर है, तो ये सब कुछ बेसिक इंडिकेटर्स है जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि इनके साथ कुछ मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम है या ठीक नहीं चल रहे हैं। कई बार जैसे आपको अगर फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकल बीमारी है, लंबे समय तक किसी क्रॉनिक इलनेस से आप जूझ रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ और मूड पे पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन हम लोग देखते हैं तो इमीडिएटली उनसे बात करने की ज़रूरत है, और अगर आपको लगे कि उनको बाहरी मदद की आवश्यकता है तो इमीडिएटली काउंसलर या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे फिजिकल हेल्थ होता है ना, कि जैसे आप कभी अच्छा नहीं फील कर रहे, पेट खराब है, बुखार आ रहा है, या आपको ऐसा कोई समस्या हो रही है पेट में, या धड़कन बढ़ी हुई है, तो हम जाते हैं ना अलग अलग डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास कि हमको इनको दिखाना है, उनको दिखाना है, हड्डी में दिक्कत है तो आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, तो बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप पेडियाट्रिशियन के पास आते हैं, लेकिन साइकियाट्रिस्ट के पास कोई नहीं आता है जी। तो एक मिथ है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हम लोग स्टिग्मेटाइज हो जाएंगे कि इनके घर में ऐसा प्रॉब्लम है। तो काउंसलर और साइकियाट्रिस्ट को बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल भी और कॉलेज लेवल पर भी काउंसलर्स को अपॉइंट करने की भारी आवश्यकता है। बिहार में स्कूल काउंसलिंग और स्कूल काउंसलर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बहुत स्पेसिफिक स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स जिनके पास काउंसलर्स है, नहीं तो सरकारी स्कूल में कोई काउंसलर नहीं है। और प्रॉब्लम ह्यूज है एडोलेसेंस एज में, जैसे बचपन में या एडोलेसेंट एज जो है ना, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपिंग ईयर्स होता है। और अगर इस ड्यूरेशन में अगर आपके मेंटल हेल्थ या फिजिकल आपके जो बिहेवियर है उसमें अगर कुछ बेसिक ऑल्टरेशन हो जाता है, आप किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं, या कोई गलत आपकी आदत डेवलप हो जाती है, या फॉल्टी लर्निंग हो जाता है, अगर पेरेंटिंग सही नहीं है तो उसकी वजह से अगर एडजस्टमेंट इश्यूज हो जाता है फैमिली में, तो फिर वो हमेशा से के लिए परसिस्ट कर जाता है। जैसे आप देखते होंगे कुछ बच्चे थोड़े रिबेलियस या मांगी किस्म के होते हैं, फिर वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं फैमिली से उनकी दूरियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, उनके डिसीजंस को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हो जाता है, या फादर या सन के बीच में, या मदर एंड डॉटर के बीच में, और फिर वो स्ट्रेन रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करता जाता है। और ऐसे बच्चे फिर सोशली और इमोशनली फिर लाइक अपने मैरिड लाइफ में भी बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते, बहुत सारे इश्यूज
मतलब अनएड्रेस्ड रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम स्कूल कॉलेज लेवल पे काउंसलर्स को रखें और मतलब अवेयरनेस लेवल इतना रखें कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाकर बात करें, तो छोटी समस्या जहाँ शुरू होती है वहीं पे उसको ट्रीट करके बेटर किया जा सकता है। और लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलता है। अगर मान लीजिए आपने बचपन में कोई गलत आदत लर्न कर ली, थोड़े दिन के बाद आपको कॉन्सिक्वेंसेस से पता चलता है कि ये आदत सही नहीं है, तो आप इसको अनलर्न करके फिर से नए जो सही आदत है उसको आप रीलर्न करते हो। तो ये सभी एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व होता है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, आपके बिहेवियर के सभी प्रोसेसेस में ये इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम लोग इस तरह से गाइड करें प्रॉपरली तो बहुत हद तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मीट किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है। आपने पेरेंटिंग की बात कही, तो घर का जो माहौल होता है किसी भी बच्चे के ऊपर या बुजुर्ग के ऊपर कितना ज़्यादा इफेक्ट डालता है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेसिकली ये सब कुछ बहुत ही अनकॉन्शियस लेवल पर स्टार्ट होता है। जी। आपके घर में बच्चा आया तब से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, किस तरह से। जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है ना, एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये सिर्फ माँ के लिए लागू नहीं है, माँ का तो खैर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पूरा ही प्रोसेस जो है चेंज हो जाता है बच्चे के आने के बाद। लेकिन ये पूरी फैमिली पे इम्पैक्ट डालता है। एक बच्चे का जन्म उनके फादर पे, उनके दादा दादी पे, जो बेसिक केयर गिवर्स हैं, नाना नानी, जो भी घर में लोग मौजूद है, उनके इमीडिएट केयर गिवर्स, भाई बहन, सब पे इम्पैक्ट डालता है। तो हमको लगता है कि ये एक ग्रुप प्रोसेस होना चाहिए। पेरेंटिंग सिर्फ उसमें पेरेंट्स तो इन्वॉल्व होती हैं, पेरेंट्स का तो सबसे ज़्यादा रोल होता है, लेकिन घर का माहौल का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि मान लो कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को लेके सख्त है और बाकी लोग उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग बच्चे के सामने माँ को या बाप को कह रहे हैं कि तुम ऐसा बिहेवियर रखो अपने बच्चे के साथ, या फिर बच्चे के सामने माँ बाप को ही अब्यूज़ कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो बच्चा फॉल्टी लर्निंग उसके दिमाग में आ रहा है कि मुझे फल्ला से प्रोटेक्शन मिल रहा है, मेरे माँ बाप गलत है, तो वो अपने माँ बाप को लाइटली लेने लगता है। और दूसरी क्या हुई है, अभी का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स को तो कहीं रखा ही नहीं गया है। जबकि प्राइमरी जो एजुकेशन के साथ साथ जो सोशलाइजेशन या बच्चों का जो ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में टीचर्स का बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब यहाँ क्या है कि मैंने बहुत बार देखा गार्डियंस जाके टीचर्स को ही डांट रहे हैं, उनसे ही होना चाहिए कि आपने मेरे बच्चे को क्यों डांटा, आपने मेरे बच्चे को ऐसे क्यों कहा, आपको पता है हमारा बैकग्राउंड क्या है एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि टीचिंग के प्रोसेस में तो पेरेंट्स को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। स्कूल का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस और अथॉरिटी है एंड दैट शुड बी ह्यूजली रिस्पेक्टेड। इवन हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि गुरु और माँ से ऊंचा स्थान किसी का नहीं होता है। बिल्कुल। तो जब आप गुरु को इतना ऊंचा स्थान दे रहे तो फिर गुरु के ऊपर भरोसा भी करें कि अगर गुरु बच्चे को कुछ कह रहा है उसके भरने के लिए, अगर उसके बिहेवियर में ऑल्टरेशन करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए अगर वो कड़ा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट करना है, साइलेंट सपोर्ट करना है। बच्चे के साथ आपका इमोशंस एक सेपरेट चीज़ है। माँ भी अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा इमोशनली अटैच होती है, लेकिन माँ भी अपने बच्चे को मारती है, माँ भी अपने बच्चे को डांटती है, प्यार से समझाती है, कैसे नहीं, ताकि वो बेटर परफॉर्म करे। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। तो मुझे लगता है ये एक कंप्लीट ग्रुप वर्क है और इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और घर का माहौल अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऑब्वियसली बच्चे को अच्छा चांस मिलता है ग्रो करने का, नर्चर होने का। ये उसी तरह की इनकी बात है कि अगर आप पौधे लगा रहे हो तो उसके लिए उचित माहौल, वातावरण, पानी, खाद, हवा, धूप, कटाई छटाई, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। सो उस ख्याल से अगर देखा जाए तो दिस इज लाइक वन ऑफ एन अलार्मिंग इशू जो आप उठा रहे हो, और इस पर तो बहुत ज़्यादा बहस और वर्क की ज़रूरत है। और इसके साथ इसीलिए मैं कह रही हूँ कि काउंसलर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि काउंसलर जो है वो टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चों तीनों की कड़ी को वो देख रहा है एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्कूल काउंसलर्स बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को स्पेशल हेल्प की आवश्यकता है या अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो वो खाद का काम करेगा। मैम, एक बात निकल के आती है, जब आपका बचपन था आपने देखा आपकी अपने अपने पेरेंट को देखा जो उनकी पेरेंटिंग थी, आपने अपने टीचर के साथ जो आपके रिश्ते थे, फिर अभी जो आपका समय है, आप खुद एक पेरेंट हो, आपके बच्चे के साथ जो रिलेशन है, आपके बच्चे का आपके टीचर के साथ जो रिलेशन है, या फिर जो आज के यूथ का जो रिलेशन रहेगा अपने टीचर या पेरेंट्स के साथ, एक बहुत बड़ा गैप आ गया। डेफिनेटली। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है?
देखिए मेरी नज़र में तो इसके देखिए इंटरजेनरेशनल गैप्स हर ज़माने के साथ रहा है। हमारी दादी के ज़माने से हमारे फादर का ज़माना अलग था, फादर से हम लोगों का ज़माना अलग था। अब हमारे बच्चों का ज़माना बहुत अलग है, बहुत कुछ डिफरेंट हुआ है। और इसमें मास मीडिया, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, इन सब का रोल है। मार्केट जी अब हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों के लिए ये सब बहुत पॉपुलर नहीं था कि हम फादर्स डे, मदर्स डे इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो मार्केटिंग और ग्लोबलाइजेशन से जो कम्युनिकेशंस इतना ज़्यादा ओपन हो गया कि सभी जगह से कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया, तो हम लोग दूसरे कल्चर्स को भी अडॉप्ट करते चले गए। और इतनी तेज़ी से चेंजेस हुए हैं ना, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, आपके थॉट प्रोसेस में, एजुकेशन सिस्टम में, सोशल सिस्टम में, मैरिज और फैमिली का जो इम्पोर्टेंस हमारे दादा दादी के ज़माने में था, वो आज के ज़माने में बिल्कुल डिसॉल्व होता जा रहा है। तो जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है वही गड़बड़ा रहे हैं। फैमिली और मैरिज को अगर आप मानें कि समाज का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर फैमिली और मैरिज है, तो फैमिली एंड मैरिज ही तो सबसे ज़्यादा ऑल्टर हो रहा है। इसमें जैसे हम लोग जैसे वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों जब हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा नेग्लेक्ट होता है। और ये एक बहुत बड़ा इमोशनल आप कहिए गिल्ट है जो हमारे अंदर हमेशा रहता है कि हम अपने बच्चों को उतना वक्त, उतना प्यार, उतना टाइम नहीं दे पा रहे जो हमारे माँ बाप देते थे हम लोगों को, या हमारे दादा दादी देते थे। तो परवरिश में बहुत बड़ा चेंज आया है, रियरिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज आया है। अब हम अपने बच्चों को किसी हाउस कीपिंग या मेड के भरोसे छोड़कर जाते हैं, जो नानी होती है उनके भरोसे छोड़ के जाते हैं, कम समय देते हैं। अब उस समय को कॉम्पनसेट करने के लिए बच्चों को हम लोग घुमा फिरा रहे हैं या उनके पसंद का गिफ्ट दिला दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली अपने उतने इनकेपेबल नहीं है। लेकिन हमारे पेरेंट्स हम लोगों को साल में एक आध गिफ्ट दिलाते थे, बर्थडे पे, दशहरा पे, दिवाली पे कपड़े खरीदे जाते थे, या होली पे कपड़े। अब ऐसा है कि कभी भी आप बाहर चले जाओ, मॉल घूमने चले जाओ, कुछ पसंद आ गया तो आप ले लिए। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग फैमिली का, जैसे स्कूल्स में भी आप देखोगे ना, स्पेसिफिक हम नाम नहीं लेंगे, बट सर्टेन स्कूल्स आर देयर जिनका फीस स्ट्रक्चर ही इतना हाई है, वहाँ पे सिर्फ हाई क्लास के बच्चे जाते हैं। They have a sense of superiority that they are born with silver spoon in their mouth. They have all the amenities. They have lot more to show off. Showing off a car, showing off their clothes, their toys, everything. जो भी है उनके पास, बच्चे के पास क्या होता है? तो लेकिन उसमें भी मतलब शो ऑफ का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसके पीछे मीडिया इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। क्राइम रेट, बच्चों के बीच में जिस तरह के डिजिटल गेम्स आए हैं जी, उस गेम्स की वजह से, डिजिटल एडिक्शन बढ़ने की वजह से, मोबाइल के बहुत ज़्यादा प्रयोग से, या कम उम्र में ऐसा एक्सपोजर जो उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा एक्सपोजर मिल रहा है। इससे बहुत कुछ चेंज हुआ है माइंडसेट में। हम लोगों के पेरेंट्स से हम लोगों का जिस तरह का वास्ता था, बहुत सारे मुद्दे पे तो हम लोग कभी बोलते भी नहीं थे उनके सामने, जो अब ये एक अच्छी बात है कि अब जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर्स टूटा है, ये एक अच्छा चेंज है। बट कम्युनिकेशन बैरियर्स टूटने के साथ निगेटिविटी क्या आई है कि बच्चे अब के ज़माने के बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, माँ बाप को कुछ भी पलट कर बोल सकते हैं, माँ बाप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि तुम क्या जानोगे, आपको क्या पता है, इस टाइम की चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये फ्रीडम देता है कि आप अपने पेरेंट्स की जो एक वो मर्यादा है उसका उल्लंघन करते हैं जी। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो अच्छा नहीं है हमारे सोसाइटी के लिए, क्योंकि एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सीनियर का, जूनियर का, या बड़ों का और छोटों का, वो मर्यादा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन और सोशल वैल्यूज़ को कंटिन्यू करने के लिए। अदरवाइज एवरीबडी इज़ फ्री टू से एनीथिंग, नो, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। और मीडिया में जितना निगेटिव चीज़ दिखाया जा रहा है, जैसे मैंने इधर हाल के दिनों में जो भी वेब सीरीज़ और जिस तरह की फिल्म्स आ रही हैं, जिस तरह के गाने आ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करके आपको ऐसा लगता है कि बच्चों पे तो कुछ बन ही नहीं रहा है। बच्चों को ग्रूम करने के लिए, इमोशनली उनको वेलबींग प्रोवाइड करने के लिए, या उनके साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, उनके एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए, ना बच्चों के लिए अच्छी फिल्म्स आ रही है, ना उनके लिए कोई गाना आ रहा है, ना उनके लिए कोई वेब सीरीज़ आ रहा है। तो एंटरटेनमेंट अगर उस ख्याल से देखा जाए, बाकी जब से ये फ्लैट कल्चर शुरू हुआ है, या मतलब लोगों के पास स्पेस नहीं है, तो बच्चे आउटडोर्स नहीं खेल रहे, बाहर नहीं जा रहे, उनको बाहर का एक्सपोजर नहीं है, दे आर वेरी मच ओवर प्रोटेक्टेड। हम लोग भी जैसे अपने बच्चों को कि बच्चा सेफ रहे, अनसेफ हैंड्स पे नहीं चला जाए, तो हम लोग उनके बहुत सारे एक्टिविटीज़ को कट डाउन कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ये है कि बच्चा बहुत ही क्लोज, अब उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है, तो वो इंडोर गेम्स में इन्वॉल्व है या मोबाइल गेम्स में इन्वॉल्व है, बाहर जाकर नहीं खेल रहा है। तो उससे उनका जितना डेवलपमेंट होना चाहिए फिजिकल, मेंटल,
वो नहीं हो पा रहा है। कंपटीशन वाली जो फीलिंग है, हेल्दी कंपटीशन वाली फीलिंग, वो डेवलप नहीं हो रही है। अगर बच्चा थोड़ा भी डिसअपॉइंट हो गया अपने किसी परफॉर्मेंस से, तो पेरेंट्स का भी प्रेशर हो जाता है कि तुम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हो, और बच्चे को भी लगता है कि हम किसी काम के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना कहीं हम लोगों को लगता है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा और फ्री हैंड छोड़ने की ज़रूरत है, उनके ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, और उनके डिसीजंस और चॉइसेस को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो लोग एक अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे जब उनको नीड होगी। तो इसलिए हमको लगता है पेरेंटिंग पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है काम। और पिछले कुछ समय से एक शब्द निकल गया है, वर्कलोड। कहा जाता है कि ज़्यादा काम करने के बाद थोड़ी मेंटल हेल्थ इशू आते हैं, तो इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जाए और कैसे कम किया जाए इसको? देखिए, वर्कलोड सब पर है, सभी लोगों पे वर्कलोड है, ऐसा नहीं है। इवन जो जिसके बाद जब हम लोग समझते हैं ऐसे कि कोई होम मेकर है तो उसके पास कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। होम मेकर भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड से मतलब जूझ रही है। हमारे पूरे सोसाइटी में जो वर्किंग कल्चर है ना, वो बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट कि हम लोग अपने जो हमारा पुराना प्रोफेशन है उन सभी चीज़ों पर हमारा ध्यान अब बहुत कम हो गया है। गाँव में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग हैं जो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व हैं, या पोल्ट्री में इन्वॉल्व हैं, या अपने मतलब जो उनका पारिवारिक जो बिजनेस हुआ करता था, जो काम हुआ करता था उसमें। तो सभी लोग जो है, सबके साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत आए हैं अपने लाइफ को लेकर। सभी चाहते हैं कि उनके पास शहरी जीवन हो, और ऐसा घर हो, ऐसा उनका करियर हो, पैसा हो, फैमिली लाइफ हो। तो ऑब्वियसली ये अच्छी बात है। सोशल मोबिलिटी हमेशा अपवर्ड्स ही होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग देखते हैं कि लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके जनरेशन बाय जनरेशन वो और रिफाइन होता है और बेटर करने की कोशिश करता है। तो समहाउ कहीं ना कहीं हम लोग का जो अभी का जो लाइफ है, जो हमारा सोशल सिस्टम जिस तरह का बन गया है, उसमें अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, या बेहतर दिखाने के लिए, अप्रूव करने के लिए कि हम भी कुछ है, हम लोगों ने अपने बहुत सारे कामों को एक्सपैंड किया हुआ है। चीज़ों को हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करके बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करके कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो हमको ऐसा लगता है, मेरे पर्सनल जो मेरी थॉट प्रोसेस है, जो मैंने अभी तक जितने पेशेंट्स को देखा है, जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, हम लोग अपने लाइफ में रेस्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। रेस्ट को, स्लीप को, एंटरटेनमेंट को, है ना। अभी हाल फिलहाल सदगुरु का मैं टॉक सुन रही थी, जिसमें सदगुरु ने कहा कि हम लोग जिस तरह से खाते हैं और जितना आहार हम खाते हैं, हम लोग कभी जज नहीं करते कि हम लोग क्या खा रहे हैं, किस अमाउंट में। हमारे बॉडी को इतनी खाने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा। खाना का पोर्शन जो है वो 30-40% होना चाहिए, और बाकी जो आपका 70% है उसमें धूप, हवा और पानी का इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए। मुझे उनकी ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगी कि हम लोग धूप में नहीं बैठते, हवा नहीं खाते, क्योंकि हम लोग हमेशा काम में जो है एक बंद कमरे में एसी में बैठे रहते हैं, और हम लोग आराम, प्रॉपर रेस्ट भी, हम लोग अपने रेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके काम करते हैं। देखिए, कभी कभी सिचुएशंस लाइफ में ऐसे होते हैं जहाँ चैलेंजिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप नई नई माँ बनी है, आपको बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे की देख रेख करनी है, तो आपको राउंड द क्लॉक उनको देखना पड़ता है। तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे आपको रेस्ट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। या फॉर एग्जांपल कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, या घर में कोई बीमार है, या आप खुद अस्वस्थ है, तो आपका जो नींद या खाने पीने का जो साइकिल होता है वो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में हम लोग एक्सरसाइज को, सनलाइट को, एयर को, वाटर को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो हमको लगता है कि इन सब चीज, मतलब नेचुरल चीजें जो आपके पास मुफ्त में उपलब्ध है और एबंडेंस में उपलब्ध है, जिसका आप प्रयोग अपने वेलबींग के लिए कर सकते हैं, इसको करिए। और साइकोलॉजी की जहाँ तक बात करें तो सनलाइट का, साइकियाट्री, हमारे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, सनलाइट से हम लोग को विटामिन डी मिलता है। बिल्कुल। कोल्ड कंट्रीज में आप कभी पढ़िएगा, आप एक टर्म है विंटर डिप्रेशन, जहाँ बहुत लंबे समय तक बर्फ गिरता है या लंबे समय तक बर्फ छाया रहता है और आप घर से बाहर नहीं निकलते कई कई महीनों, वहाँ पे लोग डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिल रहा है। उनका सारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, वो घर में कैद हो जाते हैं, उनका सोशल मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो हम लोग इस मामले में बहुत ब्लेस्ड है। हमारे यहाँ कभी ऐसा विंटर नहीं पड़ता कि आप विंटर में भी हम लोग घर के बाहर ही होते हैं, रुख सेंक रहे हैं, फैमिली के साथ बाहर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं छत पे। तो अगर हम लोग अपने लाइफ को उस तरह से रेगुलेट करें कि हम बिल्कुल फिक्स कर लें कि हमको इतने आवर्स ही काम करना है, और बाकी उसमें बीच बीच में हम ब्रेक लें, रिफ्रेशमेंट्स लें, घूमने या एंटरटेनमेंट का कुछ
अपना ये बना ले, योग बना ले, मेडिटेशन बना ले, या कोई अपनी चॉइस का, अपने इंटरेस्ट का कोई एक्टिविटी कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल बीच में ब्रेक लेके आप डांस कर ले, या म्यूजिक सुन ले, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा ले, गार्डनिंग कर ले, कुकिंग कर ले, व्हाटएवर जो भी आपको खुशी देता है अंदर से। अगर इस तरह के एक्टिविटी को आप अपने डेली वर्क के साथ अगर आप ब्लेंड कर लें और उसके साथ एक बैलेंस बनाएं, ये नहीं कि किसी एक चीज़ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, तो डेफिनेटली यू कैन कम आउट ऑफ दैट वर्क प्रेशर। और प्रेशर बहुत ज़्यादा लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे बहुत जगह पे टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट है, या ड्यूटी आवर्स ऐसे हैं, या बहुत टाइट शेड्यूल है, आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको अपने कुछ कामों को कट डाउन करने की ज़रूरत है जो नेसेसरी बहुत नहीं है, और फिर उसके लिए आप अलग से वक्त निकालें जी। तो हमको लगता है वर्क लाइफ को बैलेंस करना चाहिए और निगेटिविटी से बचना चाहिए। अगर हम अपने माइंड को इस तरह से समझा लें कि हम आप बाहर से आए हुए निगेटिविटी को अपने ऊपर रहने नहीं देना है, उसके लिए आप अपना कुछ डिफेंस तैयार कर लें। जैसे उसके लिए तो सबसे अच्छा उपाय जो हम लोग बताते हैं लोगों को, वो है एंगर मैनेजमेंट का। सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारे इमोशंस को एंगर जो है वो ख़राब करता है जी। बिल्कुल, कि आपको किसी ने कुछ ऐसे कह दिया है, आपको मिसट्रीट कर दिया, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं आप गुस्सा खाकर बैठ जाते हैं। तो सबसे पहला टिप्स हम लोग देते हैं एंगर मैनेजमेंट का। दूसरा कि आप मेडिटेशन और योग करें, जिससे कि आप उस स्ट्रेस को जो है अपने ऊपर आने ना दें। अगर आ भी जाए तो वेंट आउट हो जाए आसानी से, या फिर अपने चॉइस का कोई ऐसा एक्टिविटी करें, स्पोर्ट्स या मतलब क्रिएटिव एक्टिविटी, जिससे कि आप अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को वॉश ऑफ कर सकें। मतलब वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बंद कमरे में आप काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन दिमाग को बंद नहीं करना है। दिमाग का खिड़की दरवाज़ा खुला रखना है, ताकि वेंटिलेशन जो है वो बिल्कुल टॉक्सिसिटी को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें डाइट, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, थोड़ा सा बाहर घूमना फिरना वीकेंड्स वगैरह पे, जैसे आप कहीं नदी के किनारे घूमाओ या पार्क में घूमाओ, नेचर के बीच में टाइम स्पेंड करना, चिड़िया की आवाज़ को सुनो, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत अच्छा होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जा रहे हो, अगर मुझे रास्ते में कहीं काऊ और उसका बच्चा मिल जाता है, काफ मिल जाता है, तो मैं और बेटी वहाँ ज़रूर उतरते हैं थोड़ी देर के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाय और उसके बच्चे को देखना, बछड़े को देखना, तो या बकरी और उनके बच्चों को देखना। हाँ, और मेरे पास पेट्स नहीं है, बट आई लाइक स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, हमको बहुत अच्छा लगता है। आपने नेचर की बात की, आर्ट, नेचर, कल्चर, ये सारे सब कुछ एक साथ जुड़े हुए हैं। राइट। अगर आर्ट को मेडिकल फॉर्म में लाके हीलिंग के तौर पे यूज किया जाए तो उसका सबसे बेहतरीन परसेप्शन क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्ट को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्ट थेरेपी एक पूरा थेरेपेटिक इंटरवेंशन स्कीम है जी, जिसके तहत आप बहुत सारे जो, जैसे फॉर एग्जांपल हम बताएं, मैक्सिमम लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इस तरह के न्यूरोटिक प्रॉब्लम से ग्रसित है। बिल्कुल, बहुत गुस्सा आना, बहुत इरिटेशन होना या घबराहट होना, एंजाइटी डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं, उदासी रहना या एंशियस रहना, कॉन्सिक्वेंसेस से डरना, ओवर थिंकिंग करना, या फिर जो लोग लॉन्ग टर्म तक अब्यूज या क्रॉनिक इलनेस के शिकार होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत वैसा स्लो डाउन सा हो जाता है, एंड दे फील लो मूड, और उनको अपना लाइफ वर्थलेस लगता है, होपलेस लगता है। बहुत बार सुसाइडल आइडिएशंस आते हैं और आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी बेकार है, दूसरों की ज़िंदगी अच्छी है। तो इस तरह के थॉट प्रोसेस रखने वाले लोग जब होते हैं, फिजिकली एंड मेंटली दे आर फिट। अगर आप इनका इन्वेस्टिगेशंस की जगह, तो आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा जी। There is no machine which can capture what your thinking process, what you are thinking inside. ठीक है, तो इन दैट प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं कि उनसे बातचीत के क्रम में उनके अंदर, जैसे हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, स्किल्स होता है, कुछ इंटरेस्ट होता है जो वो करना चाहते हैं। तो हम लोग पता करते हैं कि किसका किस में इंटरेस्ट है। कुछ लोग जैसे पेंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोगों का स्केचिंग बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का डांस एंड म्यूजिक में बहुत रुझान होता है, कुछ का स्पोर्ट्स में होता है, गार्डनिंग में होता है, कुकिंग में होता है। तो हम लोग इस तरह के अलग अलग जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ है ना, इसका हम लोग एक मॉडल तैयार करते हैं, और उस बेसिस पर हम लोग थेरेपेटिक ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि उनके ट्रीटमेंट के साथ, मतलब जो भी हम लोग काउंसलिंग सेशन या थेरेपीज दे रहे हैं, उसके साथ साथ अगर उस एक्टिविटीज़ को हम लोग इन्वॉल्व करें एज थेरेपी, तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ केसेस आए थे ऐसे काउंसलिंग में, जिनको एंजाइटी और डिप्रेशन का इशू था, कुछ लोग उसमें अब्यूज़ के भी शिकार थे, फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़ के शिकार थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि उनके इंटरेस्ट को देखते हुए कुछ डांस प्रोजेक्ट्स
तैयार किए। Okay. इवन आई हैव अ चैनल आम्रपाली के नाम से। आम्रपाली वाज अ ग्रेट डांसर। कि प्यार के हिस्ट्री में आम्रपाली का बहुत इम्पोर्टेंट स्पेस है। हाँ, और वो बुद्धिस्ट भी बाद में होगा, बुद्धिज्म का भी प्रचार उन्होंने किया था। तो आम्रपाली के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें हमने कुछ 5-6 वीडियोस डाले हुए हैं। अभी बहुत ज़्यादा वक्त तो हम लोग नहीं कर पाए, ये पिछले 2-3 साल की बात है। बिफोर द लॉकडाउन ही हो गया तो हम लोग उसको बहुत एक्सटेंड नहीं कर पाए। बट मेरा बहुत ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। आने वाले सालों में मैं इस पर बहुत इम्पोर्टेंट काम करना चाहती हूँ। स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हमने इस पर इन्वॉल्व किया और कुछ बहुत बेहतरीन वीडियोस उन्होंने बनाए हैं। एक हम लोगों ने बिहार के डिफरेंट फोक्स पर बनाया है, एक पैट्रियोटिक थीम पर है, एक योग पर है और एक फीमेल फर्टिसाइड पर है। Okay. हाँ, तो आप कभी आपको वक्त मिले तो आप बिल्कुल मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिएगा एंड यू विल लाइक द वीडियोस डेफिनेटली। और ये सब यहीं के लोकल लोगों का बनाया हुआ है, लोकल आर्टिस्ट का बनाया हुआ है। जी। और बहुत पैशन से लोगों ने बनाया और देखा उसके उस वीडियो के रिलीज के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंजेस मैंने नोटिस किया। अच्छा। हाँ, और बहुत सारे लोग जिनका आर्ट कहीं छूट गया था, मुझे वहां से फोन आता था, मैसेज आता था, इमरान आपको देखकर इतना इंस्पिरेशन मिला कि हम लोगों ने फिर से प्रैक्टिस शुरू किया। सालों से घुंघरू कहीं रखा हुआ था, सालों से सितार बंद पड़ा था, तो उसको देखकर हम लोगों ने शुरू किया। और लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों का जो कैंपेन चल रहा था उसका एक ही मकसद था कि लॉकडाउन पीरियड में जो स्ट्रेस है बिल्कुल उसको रिलीज करने के लिए आप घर में कुछ कुछ एक्टिविटी कीजिए और उसको वीडियो बनाकर पोस्ट कीजिए। जैसे बहुत लोग बीच में ऐसा रिवोल्यूशन से चला था ना कि लोग साड़ी अलग अलग तरीके की साड़ी पहनकर फोटो खिंचा रहे थे या फूड बना रहे थे, तरह तरह के फूड के साथ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसका फोटो खींचकर लगा रहे थे। और इसी तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट का भी, तो जैसे कुछ लोगों ने मंडाला आर्ट का सेशन किया, कुछ लोगों ने डांस, कुछ लोगों ने सिटिंग कोरियोग्राफी, म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंट प्ले किया। Okay. पोएट्री भी बहुत सारे लोगों ने पोएट्री किया, बहुत सारे लोगों ने भजन वजन गाया, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स का रिमिक्स और कॉम्पोजिशंस रीमेक किया उसको। तो बहुत अच्छा लगता था और बहुत अच्छा ह्यूज इस पर मैंने देखा पॉजिटिव रिस्पांस आया, खास करके बिहार में। अच्छा, और यहाँ के यूथ बहुत टैलेंटेड है, अपॉर्चुनिटीज़ भले कम है यहाँ, बट ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने देखा है कि यहाँ का बच्चा डरता नहीं है किसी चीज़ से। बिल्कुल। यहाँ के यूथ बहुत डेयरिंग है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, काम को बहुत दिल लगाकर करते हैं और अगर उनका कुछ पैशन है तो उसको ज़रूर परस्यू करते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज दे आर डूइंग फोटोग्राफी, दे आर डूइंग पेंटिंग, दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स। मुझे लगता है कि अगर इसका एक अच्छा प्रॉपर स्कूल खोला जाए यहाँ पे और अच्छे फैकल्टीज को रख के लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, वर्कशॉप दिया जाए, तो बहुत इसका अच्छा रिस्पॉन्स देखा जाएगा। आपने यूथ की बात की, यूथ के साथ आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कहा जाए, देखा जाए, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, तो रिलेशनशिप स्टेटस उनका बहुत तगड़ा बना होता है। एग्जैक्टली, हाँ। किसी का दिल टूट गया, कोई डिप्रेशन में चला गया, कुछ भी हो गया, या फिर एक बात किए हुए हैं, तो इस चीज़ से कैसे बाहर निकला जाए? देखिए, हर इंसान के पास अपना अपना मैकेनिज्म होता है स्ट्रेस को कोप करने का, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिलियंस, कि अब गोइंग बैक टू नॉर्मल। मान लो एक खराब वक्त आपका चल रहा है, फॉर एग्जांपल कि आपने बहुत मेहनत करके कोई परीक्षा लिखी और आप उसमें पास नहीं कर पाए, आप कॉम्पीट नहीं कर पाए, उस लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नहीं आए, तो दुख तो होता है, सबको दुख होगा, किसी को भी होगा, मुझे होगा। तो थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन में जाना वाजिब है, ह्यूमन इमोशन है, जाना मतलब जाना वाजिब है। तो अगर आप उसमें चले जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिर से रिबिल्ड करते हैं, जो आपके टूटे हुए पीसेस होते हैं उसको फिर से आप जोड़ के एक नया आयाम देने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, हम फिर से जुझारूपन जिसको कहते हैं कि हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हो नहीं जाएगा। तो और फिर हम उस हिसाब से फिर मेहनत करते हैं। इसमें भी देखिए 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत का डायरेक्शन क्या है, आपका मेंटर कौन है और आपके साथ वाले लोग कैसे हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेहनत कर रहे हो और तुरंत फ्रस्ट्रेट होकर के जाके आप सिगरेट पी ले रहे हो, कुछ अब्यूज मतलब किसी सब्सटेंस का सहारा ले रहे हो, या आप निगेटिविटी का सहारा ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ बड़ा आया था कि किसी स्टूडेंट ने JNU कैंपस में अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए कुत्ते को इतना मारा कि वो कुत्ता मर गया। हाँ, तो उस पर काफ़ी एक्टिविस्ट लोग जो है उन लोगों ने उस पर मार्चिंग किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना निगेटिविटी अच्छी बात नहीं है,
कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने कमियों को भी समझना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना सेल्फ असेसमेंट करें, जिसको हम लोग इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, कि ऑलवेज मेंटेन अ डायरी या जर्नलिंग का जो हैबिट है ना, वो बहुत अच्छा होता है, जो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गया है। वी आर मोर इनटू मोबाइल्स, इवन यू नो व्हेन हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो पेन पेपर पे भी लिस्ट नहीं बनाते हैं, व्हाट टू डू, व्हाट्सएप पे टाइप कर लेते हैं कि ये सामान लाना है, और उसमें बहुत बार बहुत कुछ छूट भी जाता है। तो मतलब व्हाट्सएप पे आदत हो गई है, डिजिटल चीज़ों की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, तो हमको ऐसा लगता है कि जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके पास एज रिकॉर्ड रहता है जी। ऑन रिकॉर्ड रहता है वो डायरी आपके पास, आपकी क्या क्या पॉजिटिव पक्ष है, नेगेटिव पक्ष है, क्या क्या पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है, क्या क्या नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, किस बात पर गुस्सा आ रहा है, किस बात पर खुशी हो रही है। अगर आप इस चीज़ का एक नोट बना के रखेंगे ना, धीरे धीरे आपको खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा, विथ मेच्योरिटी, विथ एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आप अपने आप को अगर वर्कआउट करना चाहते हो अपने ऊपर सीरियसली, तो डेफिनेटली जर्नलिंग आपको बहुत हेल्प करता है जी। तो जैसे जितने भी आप इश्यूज बता रहे हैं यूथ्स के बीच में, ब्रेकअप को लेकर हो जाए, कंपटीशन को लेकर हो जाए, या किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने की बात हो जाए, जॉब पाने की बात हो जाए, ये सब कुछ जो है सबसे बड़ा उनके ऊपर एक, क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होता है। यूथ टाइम जो होता है आपके लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक टाइम होता है। अगर उसका आप सही डिमेंशन में प्रयोग करें तो आप बहुत बेनिफिट्स उसका बहुत ज़्यादा हो सकता है लॉन्ग टर्म में। पेरेंट्स का भी बच्चों से एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा लड़का या लड़की जल्दी पढ़ लिख कर अच्छी जगह सेटल हो जाए, अच्छी नौकरी पा जाए, अच्छे घरों में उनकी शादियां हो जाए, टाइम से बच्चा हो जाए। मतलब हर इवेंट के बाद आपके पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ और हो जाएगा। 10वां कर लिए तो 12वां अच्छे से कर लो, 12वां अच्छे से कर लिए तो कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अच्छे कोर्स में एडमिशन हो जाए, वो हो जाए तो बढ़िया आते के साथ आपको बढ़िया नौकरी लग जाए, अच्छी नौकरी लग जाए तो फटाफट आपकी शादी अच्छे घर में हो जाए, और फिर उसके बाद फिर इंतजार करने लगेंगे जल्दी से एक अच्छा तो बच्चा हो जाए, फिर इंतजार करेंगे दूसरा बच्चा भी हो जाए। तो एक्सपेक्टेशंस का कोई एंड नहीं है। और हम ये नहीं कहेंगे कि ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, सबका अपने लाइफ में कुछ ना कुछ एम और एक्सपेक्टेशन, माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है या जो टाइम कहिए या वर्क और लाइफ का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा, पहले जैसा आराम, पहले जैसा ये कुछ आपको मतलब घर से ऑफिस जाने और ऑफिस से घर आने के लिए भी लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है, रोड पे इतना जाम होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ और आपकी टाइम को इफेक्ट करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करता है, पोल्यूशन कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो यूथ अगर अपने एनर्जीज को चैनलाइज करें प्रॉपर डायरेक्शन में जी, और टाइम मैनेजमेंट सही करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात मैंने जो कही जर्नलिंग वाली बात, तीसरी बात रिलेशनशिप्स को लेके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो मीडिया है, मीडिया में जिस तरह से प्यार और रिलेशनशिप्स को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है, उसमें सोलफुलनेस का बहुत अभाव है। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली हम लोगों को फैमिली लाइफ के एजुकेशन को लेकर के बहुत केयरफुल होना चाहिए। आप किस तरह से बच्चों की, क्योंकि अभी जो रिसेंट डेटा आ रहा है, मैं रिसर्चेस की डेटा की बात कर रही हूँ, रिसर्च डेटा की, उसमें ये दिख रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप का जो परसेंटेज है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स का परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और शादी नहीं करने का भी परसेंटेज बढ़ रहा है जी। लोगों का शादी से या मैरिड लाइफ से, फैमिली लाइफ से जो भरोसा है, जो वो बिलीफ सिस्टम है, वो ब्रेक हो रहा है। तो जब बेसिक इंस्टीट्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप कैसे रहोगे? विदाउट अ सोशल सपोर्ट आप कितने दिन और किस तरह से सर्वाइव करोगे? और मान लो इन केस इवन रिलेशनशिप से अगर आपका बच्चा भी होता है तो उस बच्चे का केयर, उस बच्चे को जो परवरिश है वो किसके मध्य आएगा? सही बात है। Nobody is responsible for that. तो हमको लगता है कि लव को लेकर के या रिलेशनशिप्स को लेकर के जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है ना, वो ट्रू नहीं होता है, वो बहुत ही फॉल्स होता है, या उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ओवरली थॉट प्रोसेस के साथ कि आप बहुत ह्यूज मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन को लेके चल रहे हैं जो फुलफिल नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है पोर्नोग्राफी का या जिस तरह की मीडिया में, फिल्म्स में कंटेंट्स को जो दिखाया जा रहा है, फीमेल को जिस तरह से कॉमोडिफाई किया जाता है,
या कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि इक्वालिटी नहीं है। जी एक मेल और फीमेल के परसेप्शन में, एक मेल और फीमेल के किसी भी एस्पेक्ट में आपको इक्वालिटी नहीं दिखेगा। इगैलिटेरियन सोसाइटी की हम बात करें जहां मेल और फीमेल को इक्वल समझा जाए, अगर हम ऐसा सोच नहीं रख रहे तो हर जगह हम लोग को प्रॉब्लम, क्योंकि अभी सभी लड़कियों को इतना एक्सपोजर है, दे नो हाउ टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। वो लॉ का सहारा जानती है लेना। जी बिल्कुल। हाँ, वो अब्यूज नहीं बर्दाश्त करेगी, वो पढ़ाई कर रही है, उसका दिमाग खुला हुआ है, वो सब जान रही है कि उसके साथ कहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, आपके कलीग्स हो, बॉस हो, फ्रेंड्स हो, किसका आपके लिए क्या इंटरेस्ट है, वो सब कुछ भली भांति समझ रही है। तो ऐसे में अगर रिलेशनशिप ट्रबल्स होता है कि एक लड़का और लड़की एक रिलेशन में है और सर्टेन टाइम के बाद दोनों सफोकेटेड फील करते हैं और फिर दोनों अपार्ट हो जाते हैं, या फिर साथ में रहते रहते आपका किसी और के प्रति लाइकिंग डेवलप हो जाता है, या साथ रहते रहते आपका ड्रीम्स में कुछ सडन आपके लाइफ में ऐसा चेंज आता है कि आपका एक्सपेक्टेशन और ड्रीम्स चेंज हो जाता है, एंड देन यू लीव ईच अदर। तो देखिए, जिंदगी किसी के लिए रुकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो आप मैरिड रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो डिवोर्स हो जाते हैं बाद में, या सेपरेट रहने लगते हैं, विचारधारा नहीं मिलती, या बाद में पता चलता है कि हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, या हम लोग जितना एक दूसरे को समझते थे वैसी बात नहीं है। तो इस तरह का चीज़ हर समय आएगा। हम लोगों को लर्न करना है कि उस क्राइसिस को कैसे मैनेज करें। वो एक ह्यूमन क्राइसिस है, इमोशनल क्राइसिस है, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग लेवल पे क्राइसिस आता है। उस मेंटल क्राइसिस को अगर हम समझ के उसको बहुत मेच्योरिटी से हैंडल करें, बातचीत करें, तो बहुत हद तक हम लोग इस समस्याओं को निपट सकते हैं। और ब्रेकअप्स होता है, दुख होता है, दिल टूटता है, बट उससे फिर हम लोग, मैंने कहा अभी रेजिलियंस की बात, बाउंसिंग बैक टू नॉर्मल। लाइफ में अगर हमारे साथ 10 लोग चल रहे हैं, उसमें एक आध लोग अगर हमारा साथ छोड़ देते हैं, मान लो किसी का डेथ हो जाता है या कोई छोड़कर चला जाता है या किसी का प्लेस चेंज हो जाता है, तो ऐसा थोड़े दिन के लिए हम लोग दुखी होते हैं, बट धीरे धीरे फिर उनके बिना रहने की आदत हमें पड़ जाती है। उसी तरह से लव एंड ब्रेकअप्स में भी यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ लव, यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। आप अगर खुद को प्यार नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपको प्यार नहीं करेगा, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरा रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो इन दैट केस अगर आप एक बैलेंस बनाकर रखते हैं अपने सेल्फ के साथ, तो डेफिनेटली किसी भी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, फाइनेंशियल जो भी तरह का ट्रबल है, मतलब बहुत हार्श ट्रबल इन लाइफ, यू कैन डेफिनेटली कम आउट ऑफ दैट। लेकिन ये आपका अपना खुद का सेल्फ मोटिवेशन और वो विल होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल दुखी होकर, हताश होकर, निराश होकर आप सुसाइड कर रहे हैं या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट्स ले रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों पर जो आपको प्यार कर रहे हैं। एक इंसान जो आपसे प्यार नहीं कर रहा है, उसके चलते जो 20 इंसान आपसे प्यार कर रहा है, आप उसका दिल नहीं तोड़ सकते। और ये बहुत पेनफुल होता है जो लोग चले जाते हैं इस तरह से। जैसे मान लो कि अगर कोई लव या कंपटीशन एग्जाम्स में फेलियर की वजह से अगर कोई बच्चा या कोई लड़का लड़की सुसाइड कर लेता है, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इमोशनल लोड वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों पे छोड़ के जाता है। बिल्कुल। और वो जिंदगी भर उस क्वेश्चन का तलाश करते रहते हैं आंसर कि उसने ऐसा क्यों किया। उस वाई, व्हाट, व्हेन का कोई रिप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जिसको जाना था वो तो चला गया। सही है। और फिर वो एक अटैच हो जाता है पेन पूरी जिंदगी के लिए। कई जनरेशंस उस पेन से नहीं निकल पाता और स्टिग्मेटाइज्ड होते हैं लोग। सो अलग, अगर किसी के घर में कोई सुसाइड हुआ है तो डेफिनेटली उसको लोग एक थोड़ा सा तो इस एंगल से देखते हैं, हाँ, तो जज करने वाले बहुत हैं। तो जजमेंट का जो फियर है वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत तोड़ के रख देता है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल और कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा कि अगर कोई सामने वाला हमें जज कर रहा है तो उसके जजमेंट से मेरा एक्शंस और बिहेवियर डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों में। या एग्जैक्टली। मैम, अगर बात की जाए, पहले के ज़माने में देखा जाता था कि जो भी बच्चे होते थे, इवन आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी देखा, गाँव मोहल्ले के ताऊ चाचा दादा दादी सबसे उनका एक डर था, एक सम्मान करते थे। लेकिन अभी के जनरेशन में ऐसी क्या गलती रह गई या फिर क्या गैप रह गया बिटवीन उसके और इसके बीच में? वो फियर खत्म हो चुका है, सोशल फियर इसको। सोशल फियर सच में खत्म हुआ है। इसको आप फियर का टर्म नहीं देकर आप एक रिस्पेक्ट का भी टर्म, ऑनर का टर्म दे सकते हैं। कि जैसे कि गली मोहल्ले टोने अड़ोसी पड़ोसी का जो एक पहले के टाइम पे एक रिश्ता था, वो एक फेमिलियर रिश्ता था। मान लो हम लोगों को कभी भी अगर घर पे छोड़ के जाती थी तो बगल वाली मौसी या चाची को असाइन करके जाती थी कि बच्चा है, इसको देखेगा, या आपके घर पे छोड़ के जा रहे हैं, तो लोगों की बहुत पैनी और कड़ी नजर होती थी और लोग गार्डियन की तरह होते थे। जी।
हमें उतना ही रिस्पेक्ट और फेयर उससे भी होता था जितने अपने घर के किसी गार्डियन से होता था। तो लेकिन अभी क्या हुआ है, जब से अर्बनाइज हुआ है, चीज़ें जो चेंज हुई है, फ्लैट कल्चर आया है, लोगों को पता ही नहीं है कि नेक्स्ट डोर में क्या हो रहा है। बिल्कुल। या फिर लोग ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं कि दूसरा बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको रोके या उसको मना करें। लोग समझते हैं ये मेरा काम नहीं है, ये उसके माँ बाप का काम है, वो समझेगा, उसका माँ बाप समझेंगे। लोग बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखे हैं, मतलब सेल्फ बाउंड्रीज में या सेल्फ सेंटर्डनेस में ज़्यादा है कि हम अच्छे से रहे, हमारा बच्चा ठीक रहे, हम अपना अपने पेरिफेरी में जो भी इंजॉय करें, अपना काम करें या अपने इंडिपेंडेंस को इंजॉय करें दूसरे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोशली देखा जाए तो एक ये नेग्लिजिबल एक्सपेक्ट है, ये नेग्लेक्ट अच्छी बात नहीं है। आपका बच्चा हो या दूसरे का बच्चा हो, बच्चा समाज की जिम्मेदारी होती है, स्कूल की जिम्मेदारी होती है। तो व्हेनेवर यू सी कि कोई दूसरा बच्चा कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसके आप किसी गलत एक्टिविटी को नोट करते हो या उसके डिप्रेशन या लोनलीनेस को आप नोट डाउन करते हो कि बच्चा अकेला है, लोनली है या उसका बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा है, तो ज़रूर उसको हेल्प कीजिए। प्यार देने में, सम्मान देने में, किसी को गाइड करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। और किसी को डांटने में भी जैसे आप पता है, लोग बच्चों को फियर खत्म हो गया है कि मदर फादर में से किसी का अगर फियर है तो है, या तो अगर घर में गार्डियनशिप रूल्स है तो दूसरे गार्डियंस के लिए मेरे को कोई फियर, डर, शर्म नहीं है कि हाँ अंकल है या आंटी है या अड़ोसी है, पड़ोसी है, दादा है, दादी है। तो मतलब अगर वो कुछ देख रहे हैं, बोल रहे, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमको बच के रहना चाहिए। हमको मतलब एक रिस्पेक्ट या ऑनर, बहुत धड़ल्ले से जो है डिसोबे करते हैं, बहुत धड़ल्ले से डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे परवरिश का एक बहुत बैड इम्पैक्ट है। और ये सोशल फियर ख़त्म हो जाने का ही ये नतीजा है कि बच्चे बहुत तेज़ी से ड्रग्स में या गलत जिसको आप कहते हैं एंटी सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। या फिर आप देखें तो मैरिज या फैमिली का, जैसे भी हम बात किए कि मैरिज और फैमिली के इंस्टीट्यूशन से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। तो जो लो टर्म गेन्स है ना, बच्चा वो देख रहा है कि इससे प्लेजर मिल रहा है, ये लो टर्म गेन है। किसी रिलेशनशिप में रहना, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहना, या किसी को सेक्सुअली हरास करना, अगर इस तरह या इस तरह का गेम्स खेलना जो अप्रोप्रिएट नहीं है, या पॉर्न एडिक्शन होना, ये सब कुछ, गेमिंग एडिक्शन होना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खराब कर रहा है। और वो सोशल फेयर भी खत्म हो गया है कि आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। या अगर कोई आपसे बोल रहा है, डांट रहा है, तो आपके गार्डियन जाके उससे झगड़ा कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स उससे लड़ रहे हैं कि आपने हमारे बच्चे को ऐसे क्यों कहा या ऐसे क्यों किया। देखिए, बच्चा सबकी जिम्मेदारी होती है। और ये एक मेरा जो पर्सनल थिंकिंग है, जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी भी एक बच्ची है, तो मेरी बच्ची के जो फ्रेंड्स होते हैं मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो उनके फ्रेंड्स है उससे मेरा बच्चा गाइडेड है। तो डेफिनेटली अगर मेरा बच्चा उसके साथ रह रहा है तो मेरा ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको भी केयर करूँ, उनको भी देखूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह का बिहेवियर रख रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं कि नहीं, केयरिंग कर रहे हैं कि नहीं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे के साथ ऑफेंडिंग बिहेवियर तो नहीं रख रहे हैं। तो मेरी बहुत पैनी नज़र होती है। और ये मेरा जो कि पर्सनल इंटरेस्ट भी, क्योंकि हम एक काउंसलर है तो हम काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि एक मेरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि स्कूल में या घर में या नेबरहुड में जो भी बच्चे हैं, अगर हमको ऐसा दिखता है कोई बच्चा कि कहीं लैग बिहाइंड कर रहा है या कुछ उसके साथ गड़बड़ी है, या पेरेंट्स उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, लोनली फील कर रहा है, बिहेवियर में कुछ बहुत वियर्ड बिहेवियर है, तो मैं डेफिनेटली चेक करती हूँ, डांट के या प्यार से या समझा के, जैसे भी हो। मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा फेवरेट एक्टिविटी है। तो मैं ये नहीं समझती कि मैं माँ हूँ तो सिर्फ एक बच्चे की माँ हूँ तो मेरे लिए एक वही जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं स्कूल काउंसलिंग के लिए भी बहुत जगह पे जाती हूँ, मुझे इनवाइट किया जाता है टॉक्स के लिए, तो वहाँ भी बच्चे मुझसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब वो कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है एक दूसरे के मेंटल लेवल पे जाकर के बात करना और समझना। और बहुत सारे सीक्रेट्स बच्चे शेयर करते हैं, और कभी कभी मेरे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है। आई हैव टू हाइड माई टीयर्स कि इतने छोटे उम्र में वो क्या क्या नहीं बोल रहा है जिसकी समझ में नहीं है उसको।
जैसे मान लो वर्किंग पेरेंट्स है, टाइम नहीं दे रहे पेरेंट्स, बच्चा अब्यूज्ड है, किसी और के हाथ अब्यूज्ड है, बच्चा बीमार है या मतलब स्कूल से आया है तो घर में उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई खाना देने वाला नहीं है, खुद से ताला खोल कर आ रहा है, खुद से खाना खा रहा है, खुद से ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, खुद से सो जा रहा है, उसकी तबीयत खराब है, उसको कोई टाइम नहीं दे रहा, उससे कोई बात नहीं कर रहा है, तो और एक लंबा अरसा बचपन का इसी तरह से लोनलीनेस में निकल जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसके लिए फैमिली और पेरेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम बीज ही ऐसा बो दे रहे हैं जो बाद में जाकर के हमारे लिए काटना मुश्किल हो जाएगा। जब हम ऑनलाइन हो जाएंगे और हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि हमारा बच्चा हमारा केयर करे या हमारे पास, देखिए फिजिकल अवेलेबिलिटी हर इंसान को चाहिए। जी। हम कितने भी एडवांस हो जाए, कितना भी हमारे पास मटेरियलिस्टिक थिंग्स, हर चीज़ के लिए मशीन है। आई डोंट वांट एनीबडी टू वॉश माय क्लोथ्स, आई हैव अ वॉशिंग मशीन, आई हैव अ माइक्रोवेव, आई हैव अ मिक्सर एंड ग्राइंडर, आई डोंट वांट एनीबडी के कोई बैठ के मेरे लिए मसाले पीसे। तो आई एम इंडिपेंडेंट, पेरेंट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट। अभी के जनरेशन के जो पेरेंट्स है, लाइक हमारे पेरेंट्स हुए या अभी इस जनरेशन के जो थोड़े एजेड कपल्स है, एजेड जो पेरेंट्स है, they all are independent. They don't want their children to help them out. They are financially independent. उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चों से कोई पैसा नहीं ले रहा, अपने बच्चों के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक टाइम आता है जब पेरेंट्स को का जो खालीपन है, जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल टर्म में एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। बड़े बड़े घर है, बड़े बड़े बंगला, महंगे महंगे प्लॉट्स है, फ्लैट्स है, और पेरेंट्स अकेले हैं, सबके बच्चे उड़ गए, मतलब पक्षी जो, हाँ, तो इसको हम लोग एम्प्टी नेस्ट कहते हैं कि आपका घोंसला खाली हो गया, बूढ़े कपल्स अकेले रह गए। जैसे मेरा जो पीएचडी थीसिस था वो इसी पर था कि जो भी कपल्स, बूढ़े कपल्स 60+ वाले जिनके बच्चे बाहर चले गए, तो वो लोग कैसे सेल्फ केयर कर रहे हैं और उनका साइको सोशल जो अरेंजमेंट्स है वो किस तरह का है, किस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो देखिए फिजिकल अवेलेबिलिटी तो सबको चाहिए होता है। लोग इंतज़ार करते हैं कि पर्व त्योहार में बच्चा आएगा, या आप बीमार होंगे तो आपका बच्चा आएगा, आपको देखेगा, आपको केयर करेगा, डॉक्टर के यहाँ ले जाएगा, हेल्प कर देगा। तो नीड तो होती है, बट यू नो ऐसा सिस्टम है, वर्किंग कल्चर ऐसा हो गया है, बच्चे बाहर है, पीपल डोंट वांट टू इंटरफेयर इन देयर लाइफ। तो इसलिए तो हमको ऐसा लगता है कि ये फीलिंग बच्चों में होनी चाहिए कि आई शुड गो बैक टू माई पेरेंट्स, कोई आपका इंतजार कर रहा है, एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन योर पेरेंट्स विल बी नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो कम से कम जितने दिन है उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देना आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये तब होगा जब बच्चे बचपन से देखेंगे ये चीज़ होते हुए कि फैमिली में मेरे माँ बाप ने मेरे दादा दादी और नाना नानी को कैसे ट्रीट किया, बुजुर्गों को कैसे ट्रीट किया जाता है परिवार में, माँ बाप एक दूसरे का कितना केयर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे फादर मेरी मदर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि मदर और फादर का कहीं और इन्वॉल्वमेंट है, और वर्क और लाइफ के बीच में वो लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे कि दे आर गिविंग मोर प्रायोरिटी टू वर्क एंड लेस प्रायोरिटी टू हाउस एंड लेस प्रायोरिटी टू चिल्ड्रन, या बच्चों के डिसीजन एंड चॉइसेस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, दे हैव अ प्रेशर ऑल द टाइम कि तो वो अच्छा परफॉर्म करना है। तो आई थिंक पेरेंटिंग का इस सब में बहुत बड़ा रोल है। ये वही चीज़ है कि अगर एक बीज आप बचपन में छोटा सा बोए है तो वो किस तरह का वृक्ष बनेगा और कैसा फल देगा, ये सब कुछ जो है, हाँ, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। हमें एक चीज़ और निकल के आती है, एक साइकेट्रिस्ट के तौर पे, काउंसलर के तौर पे अगर देखा जाए, कहा जाता है कि चीज़ों को ईजी वे में लिया जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि ठीक है तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया, किसी ने गलत कर दिया, ट्रस्ट इशू हो, बिजनेस का इशू हो, कुछ भी हो, उसमें क्या होता है कि आदमी को दिक्कत होती है, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, काउंसलर के पास जाते हैं, बातें होती है, बातें करते हैं, सारी एक प्रोसेस होती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनके अंदर वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता कि नहीं दोबारा मुझे वही काम करना है, उसी इंसान पे भरोसा करना है, ऐसे ही करना है। ये जो एम्प्टीनेस कहा जाए, ये एक भरोसा टूटने का जो प्रोसेस होता है, इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए इसमें एक ही बात है, आपका कंट्रोल आपके इमोशंस और आपके थॉट प्रोसेस पर है, दूसरे पर नहीं है। भरोसा टूटना, डिसअपॉइंटमेंट होना, किसी से रिजेंटमेंट होना, डिसअपॉइंटमेंट होना, ये सब कुछ आपके लाइफ का कम एंड गो पार्ट है। ये हर इंसान के साथ होता है, घर में होता है, रिलेशनशिप्स में होता है, वर्क प्लेस पे होता है। आपका जो क्वेश्चन है ये वर्क प्लेस रिलेटेड है। तो देखिए हर इंसान को ना अपने स्ट्रैटेजीज को थोड़ा सा बहुत फोकस होके बनाना चाहिए, सेल्फ फोकस्ड। आपका क्या क्या कैपेबिलिटीज है और क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, उसको देखते हुए आप अपना वर्किंग स्ट्रैटेजीज फ्रेम करें, पहली बात। दूसरी बात, ऑलवेज मेक अ प्लान बी।
A to Z 26 लेटर्स है, या तो यू शुड हैव 26 सेट ऑफ प्लान्स। ए ने काम किया तो ये करेगा, प्लान ए नहीं तो प्लान बी ना सही तो प्लान सी ना सही तो प्लान डी। तो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन और अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है, अगर आपके पास नहीं, आप जितने भी बड़े लोगों की आप इंटरव्यूज को आप सुनेंगे तो आप नोटिस करेंगे जितने भी बड़े लोग होते हैं बहुत छोटी जगह से निकल के बाहर। हाँ बिल्ड होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है और वहां से वो बिल्ड होते हैं और बड़ा बड़ा बाहर खड़ा कर देते हैं और फिर लास्ट में वो सब कुछ है पैरेंट्स एक्टिविटीज में जो अपने लिए कुछ नहीं रखते, क्योंकि वो अपनी लाइफ को उस तरीके से देखते हैं। अभी हाल फिलहाल एक जगह मैंने पढ़ा था कि जितना कम सामान रखोगे आसान उतना सफर होगा आपका। सामान इसका कहने का मतलब है कि जीवन का सफर अगर चाहते हो कि आसानी से कट जाए तो बर्डन्स कम रखो। बिल्कुल। आपके सपने देखने से कोई नहीं रोक रहा है, आपको उड़ने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन उड़ान और सपने अपने बल में देख के बनाने चाहिए कि आपका कितना बल है और आप किस तरह से उसको बेटर कर सकते हो अपने आप को। लर्निंग प्रोसेस, ग्रोइंग प्रोसेस, मैच्योरिटी, ये सब कुछ धीरे धीरे विद टाइम आता है। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत बार गिरोगे, बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट होगा, हार्ट ब्रेक होगा, हर्ट्स होगा, लॉसेस होंगे, सीवियर लॉसेस हो सकते हैं, फिर मे बी कि आपका किसी के साथ ट्रस्ट जो है वो खराब हो। तो देखिए, एक बार जब आपको बैड एक्सपीरियंस किसी से हो जाता है तो आप संभलना सीख जाते हो एंड देन यू री-स्ट्रैटेजाइज योरसेल्फ और फिर आप लोगों का चयन बहुत ही समझदारी से करते हो। बिल्कुल। बहुत ही आपको, आप किस तरह के लोगों के बीच में काम कर रहे हो, किसका कैसा आपके प्रति इंटेंशन है, ये सब आप अपनी समझ बूझ अपने सिक्स सेंस से समझते हो या एक्सपीरियंस से समझते हो, धीरे धीरे साथ रह के काम करके। तो यू हैव टू चूज पीपल वेरी वाइजली। और इम्पॉर्टेंट इज कि आप उन लोगों के साथ जो आपका बैटल्स है उसको भी बहुत वाइजफुली चूज करना है और अनवा के चक्कर में नहीं पड़ना है कि वो ऐसे कर लिया, वो ऐसे कर लिया तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अनहेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं, गोल ओरिएंटेड, वेरी गोल ओरिएंटेड, जो आपके गोल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रायोरिटीज डिसाइड करना कि आपका क्या प्रायोरिटी है। मेनी पीपल आर डूइंग मल्टीटास्किंग, they have so many aspects to handle. Like me, I have my house, I have my child, I have my family, and then I have a very challenging career. Yeah. Even sometimes I see that I'm not getting that growth जो I expected in my career. Man, that's okay. I'm maintaining a no key for that. Yeah. क्योंकि हमारे सोसाइटी में काउंसलर्स के लिए स्कोप ही ज़्यादा नहीं है। एक तो गवर्नमेंट के साइड से कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, हम लोग के फील्ड में टीचिंग का कोई वैकेंसी नहीं निकल रहा है। लोग कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स रख के कहीं कहीं से किसी किसी को बुला के पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग को अपॉइंट नहीं कर रहे। यू नो, आई एम वेटिंग फॉर एक छोटे से एक अपॉइंटमेंट के लिए आई एम वेटिंग फॉर लास्ट 5-6 years आफ्टर लाइक PhD सबमिट होने के बाद से। मेन रीजन क्या हो सकता है इसका? मेन रीजन है कि जो पोजिशन पर है जी, जो लोग कुर्सी पर है, वो लोग इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे। अगर देखा जाए तो कि अगर सोशल वर्क का कोर्स यूनिवर्सिटीज में रन हो रहा है तो दे वांट फैकल्टीज, दे नीड फैकल्टीज, ठीक है, एंड इट्स अ सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स, लेकिन कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। सब जगह कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, पर लेक्चर बेसिस पे, एडहॉक बेसिस पे किसी को हायर करके लोग पढ़ा रहे हैं। ना उसमें एक डिफाइंड सैलरी स्ट्रक्चर है, ना डिफाइंड पोजीशन है, ना वैकेंसी आ रही है। और फिर जैसे मैंने आपको कहा, स्कूल काउंसलर्स का भी अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट स्कूल में कहीं कोई स्कूल काउंसलर नहीं है। इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर विजिट करते हैं, लेकिन काउंसलर्स नहीं है। मतलब हैवी क्राइसिस है हम लोगों के फील्ड में। और ऐसा बात नहीं कि लोग नहीं है, many trained individuals, many highly qualified individuals are sitting at home. Yeah. या फिर या तो वो लोग अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं कहीं से, या फिर कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स में कोई कहीं काम कर रहा है बहुत लो इनकम पे, और मतलब अगर देखा जाए तो प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप भी कहीं ऐसा सच नहीं है स्ट्रॉन्ग, जहाँ से हम लोगों के लिए कोई खड़ा होकर आवाज़ उठाए कि हाँ सोशल वर्क फ्रेटर्निटी में इतने लोग हैं, इतने लोगों की नीड है एम्प्लॉयमेंट में, तो इनको हायर किया जाए। So with all good qualifications and publications and degrees, बहुत सालों से एक वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा सा
अटेंशन की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा इस फील्ड में, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ह्यूज क्राइसिस बनने जा रहा है आने वाले टाइम में। इट्स लाइक अ पैंडेमिक। और कोविड में ये पूरा मतलब इस बारे में बहुत चर्चा हुई है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और लोगों ने रियलाइज किया है आने वाले टाइम पे, जैसे आप जिस तरह की क्वेश्चंस आप पुटअप कर रहे हो, जिन प्रॉब्लम्स को आप लेकर आए हो, यूथ का, बच्चों का, पेरेंटिंग का, ओल्ड एज का, वर्किंग क्लास वाले लोगों का, ये सब कुछ इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये सब जो बिहेवियरल इश्यूज है, अब्यूज है, ये सब कुछ बहुत तेजी से मतलब हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज होगा न्यू जनरेशन के लिए। तो अगर आप प्रोफेशनल्स अपॉइंट नहीं करोगे तो किसके पास जाएगा लोग हेल्प लेने? सही बात है। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा बहस की ज़रूरत है और पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। हाँ। मेरा अगर बात फैमिली की जाए, परिवार की जाए, तो कैसा सपोर्ट आपके करियर में आपके परिवार का, फैमिली का, हस्बैंड का रहा है? मेरे फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। आज हम जहाँ भी हैं, और डेफिनेटली अपने बहुत ही प्रोग्रेसिव मदर फादर की वजह से है। मेरे पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, पढ़ाई को लेकर या डिसिप्लिन को लेकर या घरेलू काम को लेकर। वी वर वेरी पर्टिकुलर कि हम लोग का कोड ऑफ कंडक्ट और बिहेवियर कैसा है इन पब्लिक एंड इन हाउस। तो एक बहुत ही क्लोज्ड और ये कहिए कि स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में हम लोगों को रेस किया गया है। और स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। स्कूल एंड कॉलेजेस हम लोगों के पेरेंट्स का एक ही कह रहा था कि अच्छे इंस्टीट्यूशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम 3 भाई बहन थे, हम तीनों को उन्होंने बेस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया। मेरे फादर ने इवन लोन लेके पापा ने पढ़ाया, बिकॉज ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, उनके भी बहुत रिसोर्सेज लिमिटेड थे। तो मेरे फादर का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा है हम लोगों के लाइफ में। और मदर, पूरा घर और हमारा जो अदर पार्ट था, इमोशनल पार्ट, मदर हैंडल। माई मदर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदर, वेरी स्ट्रॉन्ग मदर, मतलब शी इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द होल फैमिली। तो ये चीज़ है। दूसरा, हम लोगों का भाई बहन का भी बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहा। मेरे दोनों भाई जो है बहुत वेल एजुकेटेड है। एक भाई मेरा साइंटिस्ट है, सेटल इन अमेरिका, नाउ वो IIT बॉम्बे से पढ़ाई किया। और एक छोटा भाई है जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, वो अभी झारखंड में पोस्टेड है। तो घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, और हम लोगों को शुरू से बहुत इस तरह से पाला गया कि पॉजिटिव रहना है लाइफ में, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना है। तो वो सर्विस देने वाली जो फीलिंग थी, वो बचपन से हम लोगों के अंदर इनकलकेट किया गया। बुजुर्गों की सेवा करना, घर परिवार को साथ लेकर चलना, घर के काम पे भी इम्पोर्टेंस देना। ऐसा कोई काम नहीं है घर का जो हम लोगों को नहीं सिखाया, जिसको हम लोग अब जो है लाइफ स्किल्स के नाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, तो हर चीज़ सिखाया जा रहा है। इंडिपेंडेंट बनने के लिए शुरू से हम लोगों को बचपन से जो है बहुत इंडिपेंडेंस को लेकर के जागरूकता दी गई कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनना है। और फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, ही ऑल्सो सपोर्टेड मी और नॉट। उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ होता ही नहीं। जब मैं फाइनल मतलब PhD में ज्वाइन की थी तभी मेरी शादी हुई थी। तो पूरे PhD के टाइम, उस समय मेरे हस्बैंड DNB कर रहे थे, जनरल सर्जरी से, कैलकाटा में। तो हम लोग काफ़ी लंबे समय लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे, और वो भी पढ़ाई कर रहे थे, हम भी पढ़ाई कर रहे थे। दोनों का करियर बिल्कुल पीक पर था। तो फिर हमारी बेटी हुई, और हमारी बेटी भी बहुत सपोर्टिव, शी इज़ लाइक अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। और इन लॉज भी मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। तो मतलब सब लोगों ने मेरे बच्चे को इतने अच्छे से संभाल लिया, इतने अच्छे से मतलब पाला। मैंने बहुत चीज़ अपने बच्चे को नहीं सिखाया, वो ऑटोमेटिकली सीखते चले गए। मुझे ऐसा लगा कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स का, मतलब मेरे फादर मदर और मेरे सास ससुर का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरी बेटी के परवरिश में, क्योंकि इन चारों लोगों ने बहुत अच्छे से उनको संभाला। और मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि हम वर्किंग वुमन है तो हम बहुत ओवरबर्डन है। कभी कभी होता है गिल्ट, तो ये रह जाता था कभी कभी कि हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बट लॉकडाउन पीरियड को हम बहुत अच्छे से यूज़ किए। लॉकडाउन पीरियड जो था मेरे लिए वो मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं, उस तरह का था कि मैंने बहुत टाइम दिया बच्चे को। और वो जो एक गैप था वो मीट हो पाया। और लाइक मेरा फैमिली काफ़ी सपोर्ट है। मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ फैमिली की बदौलत ही है। तो और हम बहुत बिलीव करते हैं। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग believe in family and social value system, and institution of family and marriage is very important, for foundation of a human life. Okay. हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप ऐसे कार्य करते रहे और समाज को प्रेरित करते। थैंक यू सो मच आदित्य। हाँ,
और मेरे लिए भी बहुत ये एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। इस तरह के क्वेश्चंस जल्दी कोई पुटअप नहीं करता है, बट आपने बहुत दिमाग से क्वेश्चंस किया और हम लोग जिस भी टॉपिक्स पे बात की है आज, ये बिल्कुल करंट नीड है। अभी ये बिल्कुल सोसाइटी का ये बहुत इम्पोर्टेंट दुखता दर्द है जिस पर हम लोग हाथ रख रहे हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक कि अगर किसी को इससे फ़ायदा होता है तो हमको बहुत खुशी होगी कि सफल हुआ हमारा। हाँ, आपके चैनल को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अभी आपकी जो शुरुआत है इतनी अच्छी है, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आप लोग इंटरव्यूज़ कर रहे हो और बहुत अच्छे टॉपिक्स को लेकर आप लोग चले हो। तो आई विश यू ऑल अ ग्रेट सक्सेस। भगवान करे आप लोग का बहुत नाम हो, आपका काम बहुत अच्छा हो, लोग अप्रिशिएट करें और लोग इससे सीखें, जानकारी का इस्तेमाल भी करें। सिर्फ जानकारी ले ही नहीं, उसको अपने साथ आत्मसात भी करें। ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। थैंक यू सो मच।